अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अपनी कोर्स को स्टार्ट करने से, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपसे कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों एक बात याद रखना, ये टैक्स के कानून, ये टैक्स के लॉस पढ़ना या कोई भी लॉस पढ़ना जो है कोई आसान काम नहीं है। इसके अंदर जितनी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, ये वो चीज़ें जो आपको यूनिक बनाती हैं। आपको लग रहा होगा यार सर हमेशा भाषण दे रहे हैं, भाषण नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। ये जो चीज़ें हम लोगों ने अपने कैरियर में सीखी हैं, जो आपको इस वक्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आराम से मिल रही है ना, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि आपको ये चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हो रही हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके इन लॉस को पढ़ के इम्प्लीमेंट करके कंपनीज में इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल देख के आज हम इस स्टेज पर पहुँचे कि हम आपके सामने डिलीवर कर सकते हैं। बट मैं आपको यकीन मानो, मेरी बात छोड़ किसी और भी अच्छे प्रोफेशनल टैक्स लॉयर से, एक्सपर्ट से जाकर पूछेंगे तो लोग तुमसे बात पूछेंगे कि उन्होंने कितना टाइम इन चीज़ों पे स्पेंड किया, तो अराउंड 20-25 ईयर्स बताएंगे और स्टिल वो कह रहे हैं कि उसको कभी सीख नहीं। तो दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटर मोड पर ना लिया जाए। ये आपके कैरियर डेवलपमेंट के लिए, आपके अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए और आपके आपके ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यूट्यूब पे डालना ये सिर्फ कोई मजाक की बात नहीं है कि आपने जस्ट एक प्ले का बटन दबाया, आपने इग्नोर करके आगे चले गया। इसमें इन चीज़ों पे हम लोग की मेहनत, हम टैक्स एडवाइजर्स की या हम जो फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बजाय अपना टाइम इन यूट्यूब पे बेकार अनप्रोडक्टिव चीज़ें देखने से अच्छा है, अनप्रोडक्टिव वीडियोस देखने से अच्छा है क्यों ना अपनी डेवलपमेंट की जाए। ये तो थोड़ा सा आपको लेसन इसलिए था अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अच्छा, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होता है ना दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आप लोग के फादर के पास या आपके रिलेटिव्स के पास दो चीज़ें होती हैं जिनको वो रेंट आउट करते हैं। एक होता है लैंड और एक होता है बिल्डिंग। आपने देखा होगा अक्सर आप किराए का घर जो होता है वो लेते हैं। अब आपका दिमाग ये सोचता होगा इस चीज़ के ऊपर कि हम तो कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी भी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी भी रेंट पे देती है। बिल्कुल सही बात है, प्लांट भी देती है, मशीनरी भी रेंट पे देती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो रेंट आउट की जाती है ना, जो आप जैसे व्हीकल होती है रेंट कार वालों के लिए। अभी यही सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको नज़र मिलेंगी आपको आपके आपके अपने ही सराउंडिंग्स के अंदर। आपने देखा होगा रेंटल कार का बिजनेस होता है, बहुत सारे और चीज़ जो आपके पास होती है, वेयर हाउस की रेंटिंग होती है। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली लैंड और बिल्डिंग की बात करते हैं। लैंड और बिल्डिंग के अंदर, तो लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास वेयर हाउसिंग आ जाती है लैंड की कैटेगरी में या बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन प्लांट एंड मशीन भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, व्हीकल भी नहीं आता। तो सवाल ये होता है कि इनकी जो रेंट रेशियो होता है उसको किधर क्लासिफाई किया जाता है। तो दोस्तों इनको या तो बिजनेस इनकम में होता है, उसकी जो अगर बिजनेस है उस चीज उसका, या अगर उसका बिजनेस नहीं भी है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ इनकम जो आखिरी है। सही दोस्तों, उसमें क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफिकली लैंड और बिल्डिंग की बात की जाएगी। सही है, बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, इस बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, बैंगलोर्स भी आ जाते हैं, उसको भी बिल्डिंग ही कंसिडर किया जाता है। लैंड के अंदर आपकी खुली ज़मीन हो, आपके पास वेयर हाउसिंग हो, वेयर हाउसिंग को भी लैंड और बिल्डिंग दोनों में क्लासिफाई किया जा सकता है जजमेंटल की बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको वैसे। अच्छा, अब मैंने आपसे सबसे पहले बात की थी कि किसी भी हेड को पढ़ने से पहले उसको ये देखना था कि उसकी चार्जेबिलिटी क्या होती है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्जेबिलिटी जो सेक्शन 14 कहता है वो रेंट रिसीव और रिसीवेबल, यानी कि एक्चुअल में रिसीव हो गया हो या आगे लेना हो आपको, तो पूरे साल को कंसिडर होता है। मान के चले कि आपके साल का इनकम, साल की जो आपकी जो रेंट था वो 1,20,000 रुपये, तो आपको रिसीव कितना होता है शुरू में। आप प्रोजेक्ट क्या करते हो, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो कि आपको ये रेंट रिसीव होने वाला है। अब मे बी पॉसिबल 2 महीने डिले हो जाए, 3 महीने डिले हो जाए रेंट, लेकिन वो उसने वर्ड यूज कर दिया रिसीवेबल की।
यानी कि जो रिसीव होने वाला भी है वो भी इसको आपकी इनकम का पार्ट बनेगा। इसमें मैं एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। मिसाल लेके चलें, जून का रेंट जो होता है वो कब मिलेगा आपको? जब पूरा जून खत्म हो जाता है उसके बाद ही आप मांगते हैं ना, एडवांस में तो नहीं मांग रहे होते। जून खत्म हो जाता है उसके बाद आप बोलते हैं रेंट दे दें या आप एडवांस में ले लेते हैं। तो आप जो रिसीवल जुलाई में करने, जो पैसा आपको जुलाई में मिलने वाला है उसका आप इनकम जो है वो जून में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रिसीवेबल का मतलब ये होता है। इसके साथ रेंट के साथ एक चीज़ होती है, आपने अक्सर देखा होगा, अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट जमा कराते हैं कि भाई हमारे कुछ खुदा ना खास्ता कुछ आपने तोड़ फोड़ कर दी या कुछ भी आपने बिल्डिंग का मिसयूज किया है, तो वो रेंट आप एडिशनल एक चीज़ दे देते हैं उनको, बोलते हैं हमारी तरफ से कंसल्टेशन है, अगर कुछ हो जाए बाद में तो आप हमारे पैसे काट लीजिएगा। तो वो भी आपका अनएडजस्टेबल डिपॉजिट होता है। तो एडजस्टेबल डिपॉजिट जो होता है, जो रेंट से कंसिडर होता है, उसको आप कंसिडर नहीं करते हैं, वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनता है क्योंकि वो रिफंडेबल होता है ना, आपको वापस देना बाद में लगे, ठीक है ना। तो ये अनएडजस्टेबल डिपॉजिट आपकी इनकम ही एक तरह से आपके रेंट से एडजस्ट नहीं होगी, तो आप इसको क्या करते हैं 10 टैक्स ईयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। 10 जी फॉर्मूला है, सेक्शन 14 ने आपको डिफाइन किया है। अब मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये सेक्शंस पढ़ना जो है ना, ये आसान काम नहीं है यार दोस्तों। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, इसकी लॉजिक को एक्चुअल में समझने को मजाक का खेल नहीं है। इसमें हम लोग के बहुत टाइम स्पेंड होता है, अच्छे अच्छे एडवाइजर स्टिल अभी भी किताबें खोल खोल के एक लाइन को दोबारा 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 पढ़ो। तो ये हो गया आपके पास इन दोनों का जो सम होगा ना, इसका सम और इसका सम, ये आपके पास आ जाती है इनकम, ये टैक्सेबल इनकम ड्राइविंग फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सही है दोस्तों। इसके बाद ये सबसे छोटा हेड भी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आपको जल्दी समझ में आ जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है ना तो स्पेसिफिकली हम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोग लिखेंगे नहीं, मुझे 100% पता है, क्योंकि इस वीडियो को तो देख के लोग ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि मैंने बेकार चीज़ है यार, क्या कुछ समझ में तो आ नहीं है ना, समझने की कोशिश करनी है हमने। और तो मैं आपको एक बार बताऊँ, इतनी ये पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, सॉरी सेल्स टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एफईडी, जितने लॉज है ना ये हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं, इतनी हाई डिमांडिंग इनकी पेज हैं, ये आपकी सोच है, इवन क्या आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। दूसरे जब आपके पास टैक्सेबिलिटी आ गई, तब इसके बाद ये बात आती है कि अलाउड डिडक्शन क्या होता है। अलाउड डिडक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो एक्सपेंसेस किए हैं इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, खरीदने के लिए, इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेक्शन 15 के अंदर एक लिस्ट दी हुई है, आप उस लिस्ट को गो थ्रू करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रेंट के, कौन सा बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा लैंड के लिए इस्तेमाल होता है। अब ऐसे रिपेयर्स है, लेकिन दोस्तों रिपेयर्स जो होता है ना, तो लैंड में तो होगा नहीं ना, एक लैंड है उसको क्या रिपेयर करोगे दूसरा, थोड़ा बहुत उसको सरफेस को बराबर कर देंगे आप लोग, लेकिन उसकी रिपेयर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि लैंड बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डेप्रिशिएट नहीं होता, बिल्डिंग डेप्रिशिएट फिर भी होती है क्योंकि लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, और टैक्स और टैक्स लॉस के हिसाब से भी देखा जाए तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती नहीं है एक्चुअली। अगर कोई करते हैं तो उनकी अपनी जजमेंट है, उनका अपना एस्टिमेट्स है। बाकी अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके पास, कोई आपने ग्राउंड रेंट पे किया है, आपने कोई आप अगर आपने कोई इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आप जो बेयर कर रहे हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। सही है दोस्तों। इसी के अलावा इसी के साथ साथ कोई भी आपने किसी भी चीज़ में, यानी कि आपने कोई चौकीदार रखा है, कोई आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है, तो उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट टू द कंडीशन के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको प्रोवाइड करता है कि नहीं करता। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने खर्चे होते हैं उसके बारे में आपको रिव्यू करना पड़ता है कि इधर ये अलाउ किया है कि नहीं किया है। ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ आपके पास आएगी कि अदर इसमें जो जितने एक्सपेंसेस हैं वो आपको कंसिडर किए जाते हैं। डिडक्टेबल अलाउंस मैंने आपको पहले ही बताया था, वो 5 का 4 हैं आपके पास, सरकार, डब्ल्यूपीएफ, डब्ल्यूपीपीएफ और एजुकेशनल बेसिस पे जो होता है उसके। अच्छा, अब ये चीज़ें तो आपने पढ़ ली, अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो हम उससे पूछ भी सकते हो दोस्तों, कोई मसले की बात नहीं है। आपसे बताओगे कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं स्पेसिफिकली आपको वन टू वन लेके या स्पेसिफिक उस टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ।
एक चीज आती है कि सर इसकी टैक्सेबल विद होल्डिंग ऑफ टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा, विद होल्डिंग ऑफ टैक्स, होल्डिंग ऑफ टैक्स। तो सेक्शन 155 कहता है अगर आपके पास कंपनी है, एओपी और इंडिविजुअल है, या आप उनकी कंपनी है, तो आप अपने कंपनी की केस में तो 15% स्ट्रेट अवे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो कि आपने भी पढ़ी थी टैक्सेबल इनकम कैसे ड्राइव करेंगे, यानी कि जो रेंट रिसीवेबल प्लस अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स, और उसमें से आप माइनस कर दोगे अलाउबल डिडक्शन, या आपने माइनस कर, आप फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जाएंगे सर तो आपको एक स्लैब मिलता है। फर्स्ट शेड्यूल हमेशा बताता है किसी भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कि क्या रेट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो आपको सेक्शन 155 के 155 के आपको यहाँ पे एक स्लैब रेट मिलेगा। अगर आपका 3 लाख रुपए तक का रेंट है तो टैक्स 0 है, अगर और ये बढ़ते बढ़ते 2 मिलियन 20 लाख रुपए तक आ जाता है तो आपका टैक्स रेट ये है। सही है दोस्तों। तो ये आपको बताता है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स कितना कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। पर मंथ के बेसिस पे क्या होता है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा 2 मिलियन का टैक्स है, 2 मिलियन की रेंट है, तो वो 2 मिलियन में बताता है कि यार 10% दे दो, 10% दे दोगे तो आपको 2 लाख रुपए की इनकम मिल जाएगी ना। उसका आप डिवाइड में 12 करोगे तो आपके पास 1 महीने की आपका टैक्स जो है वो लोड हो जाएगा, ये एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। ये बहुत सिंपल है, कुछ चीज़ें जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें मैं वो बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो समझिए। दोस्तों मान के चलो एक XYZ पर्सन, उसकी वेल्थ के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में एक प्रॉपर्टी आ रही है, मान के चलो बहुत टेक्निकल चीज़ें सुनिए, उसकी वेल्थ में एक प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन उसकी जब इनकम टैक्स का रिटर्न देखते हैं ना, ITR का रिटर्न देखते हैं, तो उसमें सिर्फ सैलरी लिखी हुई आती है या अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है। मिसाल ले लो वैसे, तो यहाँ पे ना एक डाउट क्रिएट हो जाता है कमिश्नर का, यानी कि FBR वालों को आपको थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार आपकी वेल्थ के अंदर, यानी कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है लेकिन उससे रिलेटेड आपकी कोई इनकम नहीं आ रही है, तो क्या आपने वो प्रॉपर्टी आइडल रखी हुई है? और ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कोई भी बंदा जिसके पास प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी उसकी मतलब मलकियत में होती है, ओनर होता है उस चीज़ का, तो वो क्या कोशिश करता है कि उसको रेंटेड आउट करो। सही है दोस्तों। तो आपको बहुत ज़्यादा बी केयरफुल रहना पड़ता है वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न की। देखो यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो पड़ी है, मगर वो अगर आइडल भी पड़ी है तो मुझे कैसे जस्टिफाई करूँगा कि सर देखिए मेरे पास आइडल पड़ी है, अभी तक मैंने इसको यूज़ किया नहीं है, मैंने इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इससे जनरेट नहीं की है। तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि वो फिर क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाले, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपके पास रखी है, वो आपका रेंट जो होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करके आपसे टैक्स ले लेते हैं। आपको वो फेयर मार्केट वैल्यू पे कंसिडर करके वो बोलते हैं आपकी इसकी रेंट की प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, इस हिसाब से इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इतनी तो होगी जो कि रेंट रिसीवेबल के बेसिस पर है, वो आपसे रेंट टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अपने आप को बहुत केयरफुल लेके चलना है। आप देख रहे हैं कितनी टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल चलना पड़ता है इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको ये बार बार समझा रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स का कानून कोई मजाक नहीं है, कि अगर आपने सीख लिया ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि जब आप सामने वालों के सामने ऐसी बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, उनको लगेगा कि यू हैव सम कैरेक्टर, तो वो चीज़ ऐसी चीज़ें आपसे डिपार्टमेंट वाला पूछ सकता है वाइल डूइंग असेसमेंट। तो ये एक समझे एक तरह से ब्रीफ वीडियो थी इनकम
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कोई भी सवाल हो ना दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख सकते हैं कि सर मैं या पूरे इनकम टैक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लिख सकते हैं कि सर इस चीज़ पे एक लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड लेक्चर बना दीजिए ताकि मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर इससे रिलेटेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी सिनेरियो आपका, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी बेस्ट लेवल ट्राई करूँगा कि आपके आपके सवाल के जवाब दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।